हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो अधीक्षक का अभी नोटिफिकेशन आया है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक की पोस्ट आई है, उसके सिलेबस का एक पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जब आप अधीक्षक का सिलेबस देखेंगे तो अधीक्षक का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 छत्तीसगढ़ का है और पार्ट 2 जो है वो अधिनियम वाला, साइकोलॉजी वाला, बाल मनोविज्ञान वाला, वो वाला पार्ट है। ठीक है, तो उसी पार्ट में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे और ये टॉपिक जो आज की क्लास में आपका कवर होगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक पहले देखने से पहले आप एक बार सिलेबस में नजर मारते हैं कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में ये लिखा कहां हुआ है। देखिए, आपके ये सिलेबस है। सिलेबस में एक पार्ट लिखा है, देखिए, बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, और उसके अंतर्गत लिखा है भारत का संविधान। तो देखिए, बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बोला और नीचे भारत का संविधान लिखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भारत का संविधान आपको पूरा पढ़ना है। ऊपर स्पेशली लिख कर दिया बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में बालकों से संबंधित क्या क्या प्रावधान है भारत के संविधान में, वो चीजें आपको पढ़ना, और उसी से संबंधित टॉपिक हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं कि अगर आपको अधीक्षक, जो आपका अधीक्षक का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, अगर आपको अधीक्षक का बैच ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर प्राइस अभी चल रहा है, मे बी 2 दिन और रहेगा ऑफर प्राइस, उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस अभी 2499 है, और केवल आपको पार्ट 2 पढ़ना है आपके सिलेबस का, आपको छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना, उसके बाकी जो चीज 100 क्वेश्चन जो बाकी का है वो पढ़ना है, तो उसके लिए 1499 का कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑनलाइन क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, इसकी ऑनलाइन क्लास है, तो आप वहां से ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको कोर्स दिख जाएगा। इस लिंक में क्लिक करके आप वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक में आते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखते हैं भारतीय संविधान में बच्चों से संबंधित प्रावधान। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो बच्चों से संबंधित प्रावधान है वो 3 जगह दिए गए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में बताए गए हैं कि बच्चों के राइट्स क्या हैं। सेकंड है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, उसमें राज्य क्या बच्चों के लिए कर सकता है वो आपको उसमें बताया गया है। और तीसरा है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है वो बताया गया है। तो हम इस पूरे प्रावधान जो संविधान में बच्चों के लिए किए गए हैं उसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान के भाग 3 में है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसमें बच्चों के लिए कहां पे प्रावधान किया गया वो देखते हैं। तो आप जब फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 जब पढ़ेंगे, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वेलिटी के अंतर्गत आता है, तो समता के अधिकार के अंतर्गत हम आर्टिकल 15 में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है, तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि यहां पर राज्य का मतलब होता क्या है। स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार इससे नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 ये दोनों में राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य की परिभाषा क्या दी गई है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो ऐसी कोई भी संस्था जिसको विधि बनाने या कानून बनाने की पावर होती है उसको हम राज्य बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसी कोई भी संस्था जिसको विधि बनाने की, कानून बनाने की पावर होती है, ऐसी हर संस्था को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि संसद, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्थानीय निकाय या कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट,
ये सभी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 15 ये बोल रहा है कि जो आपका राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म यानी हिंदू मुस्लिम इस आधार पर कोई राज्य विभेद नहीं कर सकता। मूल वंश चाहे आप राजा के वंश में, अमीर के वंश में पैदा हुए हो या गरीब के, राज्य इस आधार पर आपसे कोई भी आपका विभेद नहीं कर सकता कि ये अमीर है ये गरीब है, उसमें ऐसा आप बोल सकते हो कि दोगलापन नहीं करेगा। जाति के आधार पर कोई उच्च जाति का निम्न जाति, इस आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पर पुरुष हो या स्त्री, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। या जन्म स्थान की उसका बर्थ प्लेस क्या है उस आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यह आपका आर्टिकल 15 बोलता है। लेकिन आर्टिकल 15 के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या है, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत एक प्रावधान जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 15(3) में, यानी ये 15 का सब क्लॉज है, मतलब आर्टिकल 15 का ये सब क्लॉज 3 है। तो आर्टिकल 15 का तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि राज्य चाहता है तो वो बालकों और स्त्रियों के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है। यानी राज्य बालकों व स्त्रियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। अगर राज्य बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करता है या राज्य महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध करता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 बोल रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद आर्टिकल 15(3) में जोड़ा गया है कि अगर राज्य स्त्रियों के लिए कुछ उपबंध करना चाहता है या बच्चों के लिए कोई उपबंध करना चाहता है तो यह राज्य की पावर है, यह विशेष उपबंध है। तो राज्य अगर जैसे कि महिलाओं के लिए आप देखिए प्रसूति सहायता, मातृत्व अवकाश भत्ता, तो ये राज्य महिलाओं के लिए अधिकार दे रहा है। तो ये अधिकार वो महिलाओं को दे रहा है, बच्चों को तो ऐसा अधिकार, पुरुष को तो ऐसा अधिकार नहीं मिल रहा। तो राज्य इस आधार पर भेदभाव कर सकता है, यानी पुरुषों के लिए कुछ करे ना करे, स्त्रियों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। वैसे ही राज्य बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। अगर राज्य बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर रहा है, बड़ों के लिए नहीं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर रहा है, तो इसको हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे, इसको आर्टिकल 15 का अपवाद मानेंगे। तो आर्टिकल 15 का 3 क्या है कि राज्य बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। इसलिए राज्य आपने देखा होगा कि लैंगिक उत्पीड़न जो होता है उसके संबंध में कानून बनाया है राज्य ने, बाल विवाह को निषेध करने के लिए कानून बनाया है राज्य ने, तो ये बच्चों के लिए विशेष उपबंध है। तो अगर राज्य बच्चों के लिए विशेष उपबंध करता है तो इसको हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 का तीसरा पॉइंट बच्चों और स्त्रियों से संबंधित है, ये बच्चों का अधिकार है। समझ आ रहा है, अगर राज्य बच्चों को कुछ अधिकार दे सकता है, राज्य स्त्रियों के लिए कोई विशेष अधिकार दे सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है आर्टिकल 15(3) में। ये पहला प्रावधान है बच्चों के लिए। अगला देखते हैं जो बच्चों के लिए प्रावधान है आर्टिकल नंबर 21A में, यह भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता। आपको पता ही है संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 21A भी आपका मूल अधिकार है और यह अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है शिक्षा का अधिकार। क्या बोल रहा है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यानी राज्य यानी स्टेट सरकारें बच्चों के लिए जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, राज्य उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यानी अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है तो राज्य उनको पढ़ने का अधिकार है, उस बच्चे के पास पढ़ने का अधिकार है। तो अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो राज्य उसको पढ़ाई करवाएगा, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी को हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, जो आगे चलकर हुआ। तो याद रखिएगा ये वाला प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, यानी जब संविधान बना तब ये वाला आर्टिकल 21A आपके संविधान में नहीं था। इसको 86 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यानी जब बेसिक जो संविधान बना था, जो बेस संविधान का था, उसमें ये नहीं था। बाद में 86वें नंबर के 86 नंबर के संविधान संशोधन से ये वाला पार्ट संविधान में जोड़ा गया, ये आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा हो उसको निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, ये उसका बेसिक अधिकार है। अगर राज्य इसका उल्लंघन कर रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है कि राज्य मेरे को पढ़ा नहीं रहा है,
तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, ये बच्चों के लिए प्रावधान है। 86 नंबर के संविधान संशोधन जोड़ा गया, आर्टिकल 21A है। अगला देखते हैं आर्टिकल 24। आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखिएगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 उसके अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या बोल रहा है? आर्टिकल नंबर 24 बोल रहा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी ऐसे मतलब जो कारखाने होते हैं, खान होती है जहां पर खतरनाक आप बोल सकते हैं माइनिंग हो रहा है, कारखाने जहां पर उसके जीवन में खतरा बन सकता है, तो ऐसी जगहों पर बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। तो अगर कोई भी बच्चों से काम ले रहा है कारखानों में, खानों में, तो वो जो कोई भी ऐसा काम करेगा, बच्चों से काम लेगा, तो वो अपराध माना जाएगा। और अगर ये अपराध माना गया है तो इसको अपराध मानने के लिए, अगर कोई ये अपराध है, ये बच्चों से अगर कोई कारखाने में काम करवाएगा तो ये अपराध है। तो इस अपराध से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी ये अपराध जो है, इस अपराध को से निपटने के लिए किसी को दंड देना है तो दंड देने के लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा कि कारखानों में अगर आप बच्चे से काम लेंगे तो आपको इतने साल की सजा होगी। तो ये कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो इसी को फॉलो करते हुए संसद ने क्या 2-3 कानून बनाए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम यानी बाल श्रम क्या है कि कम उम्र 14 वर्ष से कम उम्र से के बच्चों से अगर आप कारखानों में काम लोगे तो ये बाल श्रम की श्रेणी में आएगा। और इसके लिए सजा देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। एक और अधिनियम बनाया गया कारखाना अधिनियम 1948। इसमें भी ये बताया गया कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, अगर काम कराएंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 24 ये है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं आप उनसे कारखानों में काम नहीं करा सकते या खतरनाक जगहों पर काम नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको उसके लिए दंड मिलेगा, और दंड देने के लिए संसद ने कानून बनाया है, और वो कानून है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम और कारखाना अधिनियम। तो कोई आपसे जबरन काम करवा रहा है तो आर्टिकल 23, अगर कोई बच्चे से जबरन काम करवा रहा है तो आर्टिकल 23 का भी उल्लंघन है। बलात् श्रम यानी किसी के ऊपर दबाव बनाकर काम करवाना, तो अगर कोई ऐसा भी काम आपसे करा रहा है तो उसका आपका अधिकार है कि आप उसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हो, और न्यायालय का अधिकार है कि उसको सजा दिलवाएगा वो। समझ आ रहा है? तो ये आपके मौलिक अधिकार में 3 चीजें बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 15(3), उसके बाद आर्टिकल 21A, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं आर्टिकल 24। ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, उसके अंतर्गत बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स और आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो आपके अधिकार है, उसको वो अधिकार को राज्य आपसे छीन नहीं सकता, राज्य उस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उस अधिकार का राज्य उल्लंघन करेगा तो आप उसकी राज्य के विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय जो है उसके लिए उनके ऊपर कड़ाई करेगा और आपको आपके अधिकार जो आपका हक है उसको दिलवाएगा। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जो कि भारत के संविधान का भाग 4 है, इसमें वो प्रावधान बताया गया है जिसको राज्य को करना है। समझ आ रहा है? यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको राज्य को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर राज्य उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते उसको फॉलो करवाने के लिए। तो याद रखिएगा, ये में जो आपका फंडामेंटल राइट्स है या आपके राइट्स हैं, अगर उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन इसमें नीति निदेशक तत्व में ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको राज्य को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर राज्य उन चीजों को फॉलो नहीं करता तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर है? तो ये अंतर है दोनों में। तो अब हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या क्या प्रावधान किया गया बच्चों के लिए। तो सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 39।
आपका नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से चालू होता है और आर्टिकल 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्टिकल 39 बोलता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी इसमें आर्टिकल 39 में बताया गया है कि ऐसे कुछ पॉइंट बताए गए जिसको राज्य को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट बताया गया, तो उसके अंतर्गत ABCDE करके पॉइंट है, ABCDEF करके पॉइंट है। तो हम उस आर्टिकल 39 के अंतर्गत ई पॉइंट देख रहे हैं जो बच्चों से संबंधित है। ऊपर के पॉइंट बच्चों से संबंधित नहीं है, जो बच्चों से संबंधित है हम वो देख रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 39E है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना ना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। अब देखिए कठिन लगेगा पढ़ने में, मैं उसको सरल भाषा में पढ़ाता हूं, उसी के लिए आपके पास यहां पर मौजूद हूं मैं। अब देखिए सरल भाषा यह है कि देखिए हर काम को करने की एक एज होती है, चाहे वो बच्चों की हो, पुरुषों की हो या महिलाओं की हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पर काम करने से पुरुष या महिलाओं के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो कोई काम अगर ऐसा हो रहा है जिसमें पुरुष और महिलाओं या कोई भी काम करेगा तो उसके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ सकता है, तो राज्य को ऐसा करना चाहिए कि उनको ऐसा काम उपलब्ध कराए जिसमें वो उनके स्वास्थ्य में कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर स्वास्थ्य में किसी में प्रभाव पड़ सकता है तो वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि उनके स्वास्थ्य में कोई भी प्रभाव ना पड़े। पूरा मेडिकल सुविधा वहां पे उपलब्ध हो कि उसके कोई भी बीमारी हो तुरंत उसकी जांच हो सके। तो अगर आप देखेंगे, चलिए तो पुरुष और स्त्री के लिए हो गया, लेकिन बच्चों के लिए, तो बच्चों की एक एज होती है, उस एज के लायक उससे काम, अगर उसके ऊपर के काम उसको दिए जा रहे हैं जो एज में वो नहीं है, तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि बच्चा तो उसके लायक नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो लोग रहते हैं उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं रहती, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो वो बच्चे को जबरन क्या किया जाता है कि तू आ जा यहां पर फैक्ट्री में काम कर ले या फलाना जगह काम कर ले, उसके बदले हम तेरे को रुपए देंगे। यानी बच्चे की क्या हुई, स्थिति का फायदा उठाया गया। तो जो लोग बड़े काम करेंगे वो ज्यादा वेतन लेंगे, तो बच्चों को कम वेतन में उसका शोषण करके उससे काम करवा लिया जाता है। तो इसका क्या हुआ, बच्चे की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया जा रहा है। तो राज्य को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि बच्चे की आर्थिक स्थिति का कोई फायदा ना उठा पाए, बच्चे की एज का, उम्र का कोई फायदा ना उठा पाए, इसके लिए राज्य को काम करना चाहिए। यही आपका आर्टिकल नंबर 39E बोल रहा है। तो राज्य अगर बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम कानून बनाता है तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं बनाता तो इसके लिए आप राज्य के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते। समझ आ रहा है। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 39F। क्या है 39F, ये भी बच्चों से संबंधित है। तो इसमें बोला गया है कि राज्य ऐसा उपाय करे कि बच्चों को फलने का, फूलने का एक क्या मिल सके, प्रॉपर वातावरण मिल सके, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके, गरिमामय वातावरण मिल सके, जिसमें बच्चे जो है बिना किसी दबाव के अच्छे से अपने जीवन में, क्योंकि जो जीवन भी होता है उनका शरीर का एक विकास क्रम होता है, तो बच्चे को यदि प्रॉपर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं होगा, बच्चा अच्छे से परिपक्व नहीं होगा। तो इसके लिए राज्य क्या करे, कुछ ऐसे उपाय करे कि बच्चों को एक गरिमामय वातावरण मिले जहां पर वो अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इसके लिए राज्य क्या करेगा, उपाय करेगा। तो ये 39F जो है ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 39E पहले से था, लेकिन 39F बाद में जोड़ा गया। कहां से, 42 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, इसके लिए राज्य क्या कर सकता है, बच्चों को गरिमामय वातावरण, अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिले पढ़ने लिखने का, उनके विकास करने का, डेवलप करने का, तो राज्य उनको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 45। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल नंबर 21A क्या बोलता था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये राज्य उनको निशुल्क शिक्षा दिलवाएगा। लेकिन जो बच्चे 6 साल से कम के बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है
तो वो बच्चे छोटे होंगे, 6 से कम आयु के, यानी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख लगेगा, यानी वो बच्चे छोटे हैं तो उनके पोषण की सुविधा उपलब्ध होगी, खाना पीना उनको प्रॉपर मिले ताकि वो कुपोषित ना हो, उनके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो, वो अच्छा भोजन जाए, अच्छा वो दूध पिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख होनी चाहिए। तो जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राज्य को ऐसा प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर राज्य करवाता है तो अच्छी बात है, नहीं करवाएगा तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो वही बोला गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से संबंधित प्रावधान। तो इसके लिए आपने देखा होगा आर्टिकल 45 को फॉलो करते हुए हमारी सरकारों ने आंगनबाड़ी बनाया, बालवाड़ी बनाया। तो आप आंगनबाड़ी में आप देखते हैं बच्चों को पोषण के सामान भी खाने पीने का मिल जाता है, उनको प्रारंभिक शिक्षा ABCD, आपका पोयम बोलना या कुछ बात करना, वो सब चीजें वो वहीं सीख जाते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए, आर्टिकल 45 को फॉलो करते हुए सरकारों ने क्या किया, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी ये सब बनाया। लेकिन अगर वो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी नहीं बनाते तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते थे। ये आपका ये प्रावधान था। तो आर्टिकल 45 का भी जो ये वाला प्रावधान है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और उनका शिक्षा का प्रावधान, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको भी 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ये प्रावधान भी आपका कहां से आया है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम से आया है। तो आपका ये था नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत प्रावधान। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य में बच्चों के लिए क्या बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर अधिकार तो नहीं है, लेकिन आपको बच्चों से संबंधित चीजें इसमें क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य आपके बेसिक संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और आर्टिकल 51A नया आर्टिकल बनाया गया और एक नया भाग बनाया गया 4A, और उसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के बाद इसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य बताए गए। ठीक है, फिर 11वां मूल कर्तव्य, एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो था आपका 86 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम से। तो अगर आप गौर कर रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित जितनी चीजें जुड़ी हैं वो 86 नंबर से जुड़ी है। चाहे आर्टिकल 21A देखिए, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा 86 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आर्टिकल 45 6 से कम उम्र के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा से संबंधित प्रावधान 86 संविधान संशोधन जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्य में भी जो 11वां नंबर का मूल कर्तव्य है वो भी 86 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अब ये मूल कर्तव्य क्या है, ये मूल कर्तव्य माता पिता या बच्चों को पालने वाला संरक्षक के लिए, क्या कि सरकार तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने बच्चा तो जाए, तो बच्चे को भेजेगा कौन 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने? माता पिता। तो जो माता पिता है ये उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजें। माता पिता, जो बच्चे के माता पिता या संरक्षक, माता पिता नहीं है तो पालने वाला, जो बच्चे को पालने वाला व्यक्ति है, गार्जियन है, उसका ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को स्कूल भेजे जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, ताकि वो स्कूल जाके शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो ये मूल कर्तव्य है बच्चों से संबंधित। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत या कौन कौन से आर्टिकल बच्चों से संबंधित है, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 15(3) जो 15 के अंतर्गत तीसरा पार्ट था, ये बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21A ये भी बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 24 ये भी बच्चों से संबंधित है कि कारखानों में बच्चों से, आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संकट में काम नहीं करवा सकते। तो ये तीन जो मैंने बताया, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 24, ये मौलिक अधिकार है और ये आपका 3 ठो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों से संबंधित अधिकार है। नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल नंबर 39E, आर्टिकल नंबर 39F, उसके बाद हम पढ़े आर्टिकल नंबर 45।
तो ये किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। इसके बाद हम मूल कर्तव्य में गए, आर्टिकल नंबर 51A। 51A के अंतर्गत 11वां पॉइंट है, तो 11वां पॉइंट है के। ABCDEFGH करेंगे तो के 11वें नंबर पे आता है। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो 11वां पॉइंट है उसको के डिनोट किया गया वहां पर। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है जो के से डिनोट है। पहला मूल कर्तव्य ए से है, दूसरा बी से है, वैसे 11वां नंबर का के से है। तो 51A के, तो ये आपका मूल कर्तव्य से संबंधित बच्चों का प्रावधान है। क्लियर है? तो ऐसे ही चीजें हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ऐसे ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा कि आप कोई भी मीडियम के हो, आपको हर चीज प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अधिनियम पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो आपका 100 क्वेश्चन का पार्ट है, यानी 200 नंबर का पार्ट है, वो आपसे छूटे ना कुछ भी। हर चीज हम अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, और हर चीज आप जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई क्वेश्चन आप अपने इतना अंदर अपना क्लास में मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे उसके पहले। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेलिंग मैं यहां पर आपको फिर से बता दे रहा हूं। 2 तरीके का बैच है, कंप्लीट बैच है और एक केवल सेकंड पार्ट है जो वो बैच है। दोनों का लिखा, अगर कोई भी क्वेरी होगी आप ये दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये ऑफर आपके केवल 2 दिन के लिए अभी एलिजिबल है। 2 दिन बाद ये प्राइस बढ़ जाएगी, 1499 वाला 2100 हो जाएगा और 2499 वाला 3000 हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो में लिंक दिया है, आप उस लिंक में क्लिक करके कोई भी कोर्स जो आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको यहां समझाया वो चीज आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।